गाइस, ये एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम आरंभिक कथन कब, क्या, कहाँ और कैसे के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे रशीदा का सवाल है कि रशीदा घर से अखबार पढ़ती, उसका निगाह एक सूखी पेपर है 100 साल पहले। वो सोचने लगी कैसे ये जान सकते कि इतने वर्षों पहले क्या होता है, कैसे पता लगा। ये जानने के लिए कल क्या तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, फिर अखबार पढ़ सकते हो। ये जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जिसे उस समय की स्मृति याद हो। उसके बाद ये अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में कैसे लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे। शिकारी, पशुपालक, कृषक और शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता लगा सकते उस समय कौन से खेल खेल सकते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक दिखा करते थे, कौन कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। और उसके बाद है इसमें हम लोग कहाँ रहते थे। इसके बाद हमें नर्मदा नदी के बारे में पता लगाना है। लाखों वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगलों से अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया था। वे आखेटकुट का शिकार भी किया करते थे। आखेटक मतलब कि शिकार किया करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथा की पहाड़ियों के बारे में पता लगा। इसी तरह के कुछ ऐसे भी क्षेत्र जहाँ 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल और जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगा। कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया करता था। उसके बाद से मैप में देखेंगे कि काबुल का सुलेमान नदी है, किरथर है, सिंधु नदी है। सिंधु की 4 सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी और सतलज है। थार रेगिस्तान यहाँ पे, ब्यास पे हिमाचल यहाँ पे यमुना नदी है और ये गंगा नदी है। यमुना नदी गंगा सहायक नदी है। चंबल भी सहायक नदी दक्षिण से है और सोन नदी है। बिंद की पहाड़ियाँ यहाँ पे सतपुड़ा और जो है नर्मदा और ताप्ती के बीच में बहती है। फिर इसके बाद गंगा जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, गारो नदी है। गंगा नदी आई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर गोदावरी नदियाँ हैं। फिर उसके बाद से ढक्कन है, कृष्णा है, पश्चिमी घाट है। फिर उसके बाद से पेन्नार है, पूर्वी घाट, कावेरी है। इस तरह के बारे में हम लोग को जानकारी। मानचित्र पर सिंधु तथा इसके सहायक नदियों के बारे में बताया। फिर अभी हम लोग देखें कि सिंधु और इसके सहायक नदियाँ कौन सी है। झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। ऊपर से नीचे भी पूछ सकते हैं या नीचे से ऊपर भी पूछ सकता है। फिर उसका सहायक नदी जो एक बड़ी नदी मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले। गंगा इसके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष में था। गंगा तथा सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ। गंगा तथा सहायक नदी सोन नदी जो दक्षिण से आकर के मिलती है। उसके बाद से है गंगा के दक्षिण में नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी कि वर्तमान जो है बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ बहुत से चरित्र उन्होंने विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की। लोगों ने सदैव एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। इसके बाद से यहाँ पे देख लेते हैं कि एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है, जिसे बड़े से छोटे में कहा जाता है। बचपन में MBA में पर बांग्लादेश इस तरह से लोगों को इन देशों के नाम दे सकते। पड़ोसी देशों में दक्षिण एशिया एक छोटा महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी ऐसे समुद्र और पार से छोटे होने के कारण ये यानी कि भारत को उप महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से समुद्र, पहाड़, नदी, पर्वतों से घिरा हुआ है, इसीलिए कहा जाता है। लोग सदैव उपमहाद्वीप में जैसे हिंसा करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र का यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। तो लोग कभी काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे देश क्षेत्र पर भी विजय हासिल करने के लिए जाते थे। इसके अर्थ है कि व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने आप मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरा स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश की यात्रा किया करते। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। एक बार फिर से
एक पहाड़ी, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। हालांकि लोगों को इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। कुछ लोग ऐसे थे जो चाहकर भी ऐसा कर सके, जो पहाड़ को छोड़ सके, पहाड़ी समुद्र को पार सके, उपमहाद्वीप से बाहर आ सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। लोगों के आवागमन और हमारी संस्कृति की परंपराओं से समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से के विचार को अपनाते रहते। देश का नाम अपने देश के लिए एक प्रायः इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस और इंदोस तथा ईरान से जो भी लोग आए थे, ईरान और यूनानी, वो सिंधु को हिदोस और इंदोस अथवा इस नदी के पूर्व स्थित भूमि को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक 3500 वर्ष से ऋग्वेद में मिलती है। अगर पूछे कि जो भारत इंडिया का जो नाम है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो कृति ऋग्वेद में मिलती है। इसके बाद सारे देश में प्रयोग होना। इसके बाद से यहाँ पे है ताम्र पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट कर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है। भुर्ज के पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही पांडुलिपि को हम यहाँ देख सकते हैं। अतीत के बारे में हम कैसे जानें? अतीत के बारे में कई तरह के लोगों से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाती है। पांडुलिपि उसे कहता है जो हाथ से लिखी होती है, यानी कि पुस्तकें जो हाथ से लिखी है, इसीलिए पांडु का मतलब होता है हाथ और लिपि का मतलब है लिपि। अंग्रेज में पांडुलिपि में प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनु है, जिसका अर्थ हाथ है से निकला। यह पांडुलिपि ताम्रपत्र और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। उसके बाद से इतने वर्षों से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ का नष्ट किया। जैसे ऐसी भी कई पांडुलिपियाँ आज भी होती है। पांडुलिपि मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि और विज्ञान आदि प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस प्रकार उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्य के विवरण उत्कीर्ण कराया। उदाहरण के लिए शासक इकाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं लगभग 2500 वर्ष पुराना एक अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार जिला है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ेंगे और इसका प्रयोग कुछ लिपि का प्रयोग करते थे। लिपि अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती थी। जब हम कुछ ऐसे बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक, आइए यूरानिक और दो लिपिक भाषा में अभिलेख में क्षेत्र में होने वाली यूरानी तथा अरामीक नामक दो भिन्न लिपियों को बताया। इसके अतिरिक्त वस्तुएं अतीत में बनी प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, यानी कि ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या बोलता था? पुरातात्विकविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों से जो है का अध्ययन करते हैं। उसके बाद से ये औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों आदि से प्राप्त के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते। पुरातत्व जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने और लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो चलने में बचे रहते थे। पुरातत्व को बहुधा कपड़ों के विशेष अवशेष मिलता है। पांडुलिपि ये अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के इतिहास का प्रयास शोध करते। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि अतीत का अध्ययन करते हैं।
स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्व उन जासूसों की तरह जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत के बारे में जानकारी करता है। अतीत एक या अनेक है, क्या तुम शीर्ष में प्रतीक पर ध्यान किया है या अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में? ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया। अलग अलग समूहों के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाज का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर भी निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद था, उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण कि हम उन शासकों तथा उनको के द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरा, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन में जानने की मदद मिला कि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर तुमसे कोई तिथि से पूछे तो शायद तुम उस तिथि को तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 यानी कोई और वर्ष बताओगे। वर्षों की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। यानी कि अगर कोई पूछे, वर्ष की गणना जो है इस धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियाँ ईसा पूर्व से पहले के रूप में जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते वर्तमान की पूर्व तिथियों का उल्लेख करते हैं। अंग्रेजी में बीसी का मतलब जो होता है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, तथा कभी कभी एडी लिखा जाता है, जिसके कहते हैं एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष है। कभी कभी एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सी अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में प्रयोग सामान्य है। भारत में तिथियों के इस स्वरूप का लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ में कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग, जैसे कि तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से है। उसके बाद से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन है, जिसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाल देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखते रहें।